डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th हिस्ट्री सिलेबस के पैटर्न पर आपको वीडियो लेबल कराए जाएंगे। वीडियो में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों की भौगोलिक अवस्थिति को समझाया जाएगा, जिससे आपको ऐतिहासिक स्थलों की भौगोलिक स्थिति को समझने में आसानी होगी। इस चैनल के माध्यम से आपको हिस्ट्री विषय के वीडियो तथ्यात्मक एवं ज्ञानपरक प्रदान किए जाएंगे। इससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अब हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। इसमें हम इतिहास से तात्पर्य समझेंगे कि इतिहास का क्या तात्पर्य है। इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इति और हास। तो इति मीन्स ऐसा ही और हास मीन्स हुआ था। तो दोनों शब्दों के मिला के अर्थ क्या निकलेगा? ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास का तात्पर्य है ऐसा ही हुआ था। हिस्ट्री अंग्रेजी शब्द का निर्माण ग्रीक संज्ञा शब्द हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका अर्थ है अन्वेषण, अनुसंधान, खोजना, जानकारी प्राप्त करना। लोग इतिहास के स्रोत के रूप में अध्ययन करेंगे। इतिहास जानने के कौन कौन से साधन हैं? तो इतिहास जानने के साधन को दो भागों में रखा गया है। फर्स्ट है साहित्यिक स्रोत, सेकंड है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट धार्मिक ग्रंथ, सेकंड ऐतिहासिक ग्रंथ। इसी कड़ी में इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत हैं, जिन्हें तीन वर्गों में रखा गया है: अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, मोहरें और उत्खनन। डियर स्टूडेंट, धार्मिक ग्रंथों को तीन भागों में बांटा गया है: वैदिक धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, जैन धार्मिक ग्रंथ। वैदिक धार्मिक ग्रंथों में वेद हैं, वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और इसी क्रम में रामायण और महाभारत हैं। नेक्स्ट कड़ी में वैदिक साहित्य और जैन साहित्य हैं। डियर स्टूडेंट, वेदों को विस्तार से समझने के लिए अब हम लोग धार्मिक ग्रंथों में वेदों को विस्तार से समझते हैं कि धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से हैं। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, वैदिक साहित्य और जैन साहित्य हैं। वेदों को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको पहले समझेंगे कि कितने हैं। तो वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद से तात्पर्य समझेंगे। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन व्यवस्था को प्रदान करते हैं। वेदों के माध्यम से हमें विविध जानकारी प्राप्त होती है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। में ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, इसको समझेंगे। वेदों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो वेदों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। इस कड़ी में हम लोग उपनिषद के विषय में समझेंगे। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद आध्यात्मिक चिंतन की मूल निधि है। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। ये ब्रह्म विद्या हैं, जिस स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी ग्रंथ हैं, जिनसे सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों, राजाओं के विस्तृत वृत्तांत मिलते हैं। ये वैदिक काल के काफ़ी बाद में के ग्रंथ हैं, जो स्मृति विभाग में आते हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इससे भी हमें इतिहास के स्रोत के रूप में विविध ज्ञान प्रदान करता है। डियर स्टूडेंट, अगली कड़ी में रामायण रचना है, जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। ये रचना भी इतिहास के धार्मिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है
और ये भी हमें ज्ञान और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में महाभारत एक महत्वपूर्ण रचना है। महाभारत हिंदुओं का एक पवित्र काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा और साहित्यिक ग्रंथ है। महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है, तो महाभारत भी इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। माध्यम से तत्कालीन समाज, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, तत्कालीन शासकों का साम्राज्य विस्तार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ग्रंथ हैं जिनमें त्रिपिटक, अगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय, अभिधम्म पिटक ये प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। इनके माध्यम से तत्कालीन शासकों के विषय में, तत्कालीन साम्राज्य और उनकी सीमाओं के विषय में, शासकों की स्थिति, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन व आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। स्टूडेंट, इतिहास के स्रोत के रूप में जैन ग्रंथ भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैन ग्रंथों में मुख्य रूप से भद्रभाव चरित, परिशिष्ट पर्वन, काव्यश्रुत, दीपवंश, महावंश इन रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन व धार्मिक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से जैन ग्रंथ भी इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं और इनकी उपादेयता महत्वपूर्ण मानी जाती है। तत्कालीन शासकों की उपलब्धियों व उनके कार्यों के विषय में इन ग्रंथों से, इन रचनाओं से प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक ग्रंथ में इतिहास के स्रोत के रूप में ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनमें कल्हड़ की राजतरंगिणी, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास की मालविकाग्निमित्र। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ये ऐतिहासिक ग्रंथ विविध ज्ञान प्रदान करते हैं। तत्कालीन शासकों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व विविध विषयों पर प्रकाश डालते हैं। इसी क्रम में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर, उसकी उपलब्धियों पर, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर, तत्कालीन सैन्य व्यवस्था पर, तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर विविध तथ्यों की जानकारी प्रदान करता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में ये रचनाएं हमें इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। इनकी उपादेयता इतिहास में हमेशा बनी रहेगी। अगली कड़ी में विदेशी यात्रियों के विवरण हैं जिनके माध्यम से हमें विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जो भी विदेशी यात्री भारत आए थे, भारत भ्रमण के दौरान संपूर्ण भारत में विविध तथ्यों को इकट्ठा करके, अपनी रचनाओं के माध्यम से लिपिबद्ध करके उस तथ्यों को, उस ज्ञान को इतिहास के स्रोत के रूप में प्रदान करते हैं। तो विदेशी यात्रियों में मुख्य रूप से नियार्कस, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, अल-बरूनी ये प्रमुख यात्री थे जिन्होंने भारत आकर के पूरे भारत का भ्रमण करके यहाँ पर तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करके अपनी रचनाओं में इन तथ्यों को लिपिबद्ध किया और ये जो है इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में अगली कड़ी में हम लोग अध्ययन करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनन है, अभिलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, मुहरें हैं। इन सभी पाँचों पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें इतिहास के स्रोत के रूप में विविध जानकारी, विविध ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ पर रचनाएं नहीं मिलती, जिस काल में रचनाएं नहीं हैं, उस टाइम के विषय में हमें तथ्यात्मक ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसी स्थिति में हम पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। तो इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसमें सत्यता अधिक पाई जाती है, क्योंकि रचनाओं में बढ़ा चढ़ा के लेखक लिखता है, उसमें सत्यता का अभाव पाया जाता है, लेकिन इनमें सत्यता अधिक पाई जाती है। तो इसी क्रम में उत्खनन है। उत्खनन से तात्पर्य क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो उत्खनन मीन्स खुदाई होता है। पुरातात्विक स्थलों की खुदाई के पश्चात जो भी चीज़ें उसमें मिलती हैं, खिलौने हैं, बर्तन हैं, आभूषण हैं,
विविध प्रकार के सामान हैं, वस्तुएं हैं, इन उत्खनन में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनसे तत्कालीन समाज, तत्कालीन व्यवस्था, तत्कालीन आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्खनन में जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उस पुरास्थल से यह सामग्री उत्खनन के रूप में कहलाएंगी, उत्खनन से प्राप्त हुई हैं और ये भी इतिहास के विषय स्रोत के रूप में बनती हैं, जो इतिहास को महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक के अंतर्गत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं व प्रतिमाओं पर उत्खनित हैं। इससे प्राचीन अभिलेख जिसे पढ़ा जा सका है अशोक के हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृति है। कर्नाटक राज्य के रायचूर के पास स्थित मास्की तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश के प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। तो अभिलेख भी जो है इतिहास के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। अभिलेखों के माध्यम से हमें तत्कालीन व्यवस्था, तत्कालीन शासकों की, तत्कालीन धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख तथ्यात्मक होते हैं। अभिलेखों में सत्यता पाई जाती है। रचनाओं से कहीं ज़्यादा इसमें सत्यता पाई जाती है। इसलिए इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पुरातात्विक सामग्री में मुद्राओं का विशेष स्थान है। मुद्राओं के माध्यम से शासकों की वंशावली, तिथिक्रम, घटनाओं की तिथियां इसमें अंकित होती हैं। कभी कभी धार्मिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं उनकी भी तिथि व चिन्ह अंकित किए जाते हैं। तो इस तरह से मुद्राएं भी इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करती हैं। मुद्राओं के पश्चात स्मारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों के माध्यम से हमें विविध जानकारी, विविध तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। स्मारकों में जैसे ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, आगरे का किला है, इलाहाबाद का लाल किला है। तो कहने का मतलब है स्मारक हैं, जो भवन हैं, इनके माध्यम से तत्कालीन शासकों की उपलब्धियां, उनकी साम्राज्य सीमाएं, उस समय आर्थिक स्थिति, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और कहने का मतलब सांस्कृतिक विकास कितना हुआ था उस टाइम में, शासकों के विषय में इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। इसी क्रम में मुहरें हैं। मुहरों के माध्यम से भी तत्कालीन शासकों की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। उस पे जो अंकन होता है, इनके माध्यम से शासक की स्थिति का ज्ञान का पता चलता है। तो मुहरें भी जो है इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यार स्टूडेंट, तो आज की इस संक्षेप में इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो स्टार्ट किए हैं। अगली कड़ी में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।